हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग जो पढ़ाई करते हैं निश्चित रूप से काफ़ी हार्ड लेबर करते होंगे, करना भी चाहिए, लेकिन हार्ड लेबर हमेशा स्मार्ट स्टडी के नज़रिए से करिए। स्मार्ट स्टडी करिए, फिर भी हार्ड लेबर कीजिए, और जो भी आप पढ़ते हैं ना उसका मल्टीपल रिवीजन ज़रूरी है। तो चलिए, आज आपके लिए मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूँ, और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आज का टॉपिक एक हिस्टोरिकल टॉपिक रहेगा, क्योंकि इतने सिंपल तरीके से मैं इसको आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आज की क्लास में ये पूरा टॉपिक जो आपका क्लास 12th के सिलेबस में है वह कंप्लीट हो जाए। तो चलिए आराम से हम इस चैप्टर का नाम बोलते हैं, और इसका नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। नाम से जाहिर है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन का ड्यूअल नेचर, रेडिएशन इसका ड्यूअल नेचर, फिर मैटर का ड्यूअल नेचर। दोनों देखिए, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, मतलब मैटर का भी ड्यूअल नेचर और रेडिएशन का भी ड्यूअल नेचर की बात यहाँ पर हो रही है। तो मैटर का भी ड्यूअल नेचर है ना। दो तरह की बात, दो तरह का व्यवहार, ये ड्यूअल नेचर है। अब आप जरा समझिए, रेडिएशन का मतलब प्रकाश, लाइट। जब लाइट का हमारे आंखों से सामना होता है तो हम लोग समझते हैं कोई रेज आ रही है। हम लोग कभी पार्टिकल और वेव के बारे में ऐसा सोचते नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट का काम है उसके गहराई में जाना, उसको सोचना। तो आज हम ड्यूअल नेचर में रेडिएशन और मैटर के जो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर है उन दोनों पर फोकस करेंगे। हम ये भी फोकस करेंगे कि पार्टिकल नेचर को कैसे प्रूफ किया गया। हम ये भी बताएंगे कि वेव नेचर को सपोर्ट करने वाले कौन कौन से फिनोमेनन हैं। मैं ये भी बताऊंगा आपको कि आखिर ड्यूअल नेचर को एक साथ, मतलब वेव को और पार्टिकल को, वेव नेचर को और पार्टिकल नेचर को एक साथ कंबाइंड करने वाला कौन सी हाइपोथेसिस है। आपने नाम सुना होगा, डी ब्रोई हाइपोथेसिस। और ये भी मैं बताऊंगा कि डी ब्रोई हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देने वाला कौन सा एक्सपेरिमेंट था, किसने किया था। डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट। इसके साथ कुछ न्यूमेरिकल भी बताऊंगा, फोटॉन की कुछ प्रॉपर्टी बताऊंगा, वो क्या होता है अभी मैं आऊँगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं, उस फैक्ट्स पर जो ग्राफ बन सकते हैं उसको भी बताऊंगा। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी, उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। कुछ छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसी लेक्चर में सब कुछ आपको कमांड हो जाएगा बहुत सिंपल तरीका से, लेकिन शर्त है आप बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे लेक्चर में, मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडिएशन को वेव के नज़रिए से देखा गया और पार्टिकल के भी नज़रिए से देखा गया। इस पर मैं बाद में आऊँगा। पहले मैं वेव और पार्टिकल के बारे में बात करूंगा कि आखिर रेडिएशन को वेव के नज़रिए में देखा गया क्यों। ऐसी क्या आवश्यकता आ गई, ऐसी कौन सी प्रूफ मुझे मिल गई, या आपको मिल गई, या दुनिया वालों को मिल गई कि रेडिएशन को वेव माना गया। जी हाँ, डिफ्रैक्शन का फिनोमेनन, इंटरफेरेंस का फिनोमेनन, पोलराइजेशन का फिनोमेनन, ये सारे फिनोमेनन ऐसे फिनोमेनन हैं जो हमें लाइट को वेव के रूप में मान्यता देने के लिए बाध्य कर दिया। लेकिन ये बाध्यता बहुत लंबे समय तक नहीं चला।
ये भी समझ लीजिए, अगर वेव नेचर के मान्यता हमें डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देता है, तो इसका भी अंत हुआ। और अंत कैसे हुआ, कब हुआ? 1905 में इसका अंत हो गया, जब आइंस्टाइन साहब ने, साइंटिस्ट हमने साहब किया, इज्जत करके आपको भी बोलना चाहिए, तो आइंस्टाइन ने पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट करके और फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दे करके, तथ्यों के साथ, फैक्ट के साथ उन्होंने बता दिया कि लाइट वेव नहीं बल्कि पार्टिकल है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि वेव से पार्टिकल नेचर को मानने के बीच में इतनी जद्दोजहद, इतनी लंबा फैसला, इतनी लंबी समय का इंतज़ार क्यों करना पड़ा? तो इस पर भी आपको समझना होगा कि जब वेव नेचर की मान्यता जब तक थी 1905 के पहले, तो उस समय क्या हुआ था? डिफ्रैक्शन का, इंटरफेरेंस का, पोलराइजेशन के फिनोमेना वेव नेचर को सत्यापित करते हैं, इसलिए उसको माना गया। एक्सपेरिमेंट जब हुआ 1905 में, तो पता चल गया कि जी नहीं, ये तो पार्टिकल का है। लेकिन समझने वाली बात हुई कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का इसमें इमिशन होता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ज़रा हम लोग पहचानने की कोशिश करें। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? जब किसी मेटल सरफेस पर, अब कहानी यहीं से बदलती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर को साबित करती है। जब ये साबित कर दिया यह एक्सपेरिमेंट, तो वेव मानने की जो दिमाग में चल रहा था, ये कंसेप्ट वेव है, वो यहीं से समाप्त होता है। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है ज़रा समझिए। जब किसी मेटल पर लाइट पड़ता है, रेडिएशन पड़ता है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। अब सवाल होता है कि जो पड़ता है, मतलब लाइट, अगर मेटल सरफेस पर लाइट का पड़ना, तो लाइट में क्या चीज़ है जो इस पर पड़ के एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन को वहाँ से बिल्कुल बाहर की तरफ दौड़ा देता है, या ये कहिए कि इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक ला देता है? आखिर इस लाइट में है क्या? तो एक मान्यता आइंस्टाइन ने दी थी। वह मान्यता क्या है, इस बात को समझिए। उसमें क्या था कि लाइट किससे बना होता है, उस कंसेप्ट को जानना अब जरूरी है। लाइट किससे बना होता है? तो लाइट, एजम्पशन किया गया, आइंस्टाइन ने एजम्पशन किया कि लाइट तो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट से बना है, फोटॉन। लाइट को समझा गया, लाइट तो छोटे छोटे पैकेट के एनर्जी से बना है, जिसको क्वांटा कहते हैं, और उसकी जो एनर्जी होती है, एक निश्चित एनर्जी होती है, वो भी मैं बताऊंगा अभी। तो ये पैकेट ऑफ एनर्जी, छोटे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी से बना लाइट। और उसके बाद मास के बारे में कहा गया कि आखिर इसका फोटॉन का मास क्या होना चाहिए। तो फोटॉन का जो रेस्ट मास है, वह 0 माना गया, क्योंकि इसका जो मास है, फोटॉन जब चलता है तब उसका मास कैलकुलेशन किया जाता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये चीज़ है, आपको पता होगा। ठीक है, तो फोटॉन का जो मास है, रेस्ट मास को 0 माना गया, फोटॉन का रेस्ट मास 0 माना गया। और इसकी जो वेलोसिटी है, वह वेलोसिटी ये है, आपको अच्छी तरह पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी मानी गई। और एनर्जी एक पैकेट की h, जहाँ पर न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो कि हम c/λ इसको हम लिखते हैं। तो इतना एनर्जी होता है एक फोटॉन के पास। ठीक है, और एक और कैरेक्टरिस्टिक, एक और प्रॉपर्टी इसके साथ है कि यह न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल इन नेचर। तो इस तरह से हमें कह सकते हैं कि फोटॉन की ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसको हमें जानना चाहिए। और इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर फोटो इलेक्ट्रिक
इफ़ेक्ट्स को अच्छी तरह से समझाया गया और फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो आइंस्टाइन का इक्वेशन है उसको भी डिफाइन किया गया। लेकिन एक बात और है, कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी है जो इम्पोर्टेंट है, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो टर्म्स भी हमें जानना जरूरी है। जैसे मान लीजिए एक टर्म है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन ये क्या है, इसको समझा जाए। एक होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको भी समझा जाए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको समझा जाए। ये दो बात जानना बहुत ज़रूरी है। वर्क फंक्शन इसको हम फाई से डिनोट करते हैं और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम इसको न्यू नॉट से आप डिनोट कर सकते हैं। ये है हमारा, दो टर्म को समझना होगा। वर्क फंक्शन क्या है, ये देखा गया कि जब किसी मेटल पर लाइट पड़ता है तो लाइट के पड़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन है उसके एमिशन के लिए एक सर्टेन मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए कि भाई इससे कम एनर्जी होगा तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो नहीं सकता। ये बात है यहाँ पर है कि इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन है, जैसे लाइट पड़ा और सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ तो सरफेस तक तो कम से कम इलेक्ट्रॉन को लाया जाए, उसके बाद लाइट को दौड़ा दिया जाएगा। तो किसी तरह से इस मेटल के अंदर से खींच करके इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, वह एनर्जी जो होती है वो वर्क फंक्शन होता है। और जैसे ही वर्क फंक्शन के बाद सरफेस पर के बाद जब आगे दौड़ने लगता है तो जो इसकी स्पीड होती है वो मैक्सिमम स्पीड होती है, इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। कहने का मतलब कि अगर ई एनर्जी, जिसको हम एच न्यू बोलते हैं, अगर ई ज़्यादा होना चाहिए वर्क फंक्शन फाई से, तभी जा कर के इलेक्ट्रॉन का एमिशन की बात आ सकती है, तभी इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो सकता है। और ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस काइनेटिक एनर्जी देता है, जो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। यही हमारा इक्वेशन काफ़ी मायने रखता है, इसको समझना होगा। इस इक्वेशन को अभी हम बताएंगे, इस इक्वेशन को हम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं। अभी उस पर हम आते हैं, ये दोनों टर्म को जरा हम डिफाइन कर लेते हैं उसके बाद। तो वर्क फंक्शन फाई, काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम, ऐसे दिखाया गया। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इंसिडेंट लाइट की एक ऐसा मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट जिससे कि नीचे फ्रीक्वेंसी होने पर इलेक्ट्रॉन का इमिशन पॉसिबल नहीं है। तो एक मिनिमम सर्टेन फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए इंसिडेंट लाइट का, जिससे नीचे इलेक्ट्रॉन का इमिशन संभव नहीं है, उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब थोड़ा सा हमें समझने में आसानी होगी। क्या चीज़, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बहुत काम का चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो थोड़ा हम उस पर फोकस करते हैं कि क्या होता है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये क्या होता है, जरा इसको समझा जाए। अभी जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि कोई मेटल सरफेस पर जब लाइट पड़ता है, सपोज कर लीजिए एक फोटान पड़ा, एच न्यू इसकी एनर्जी होती है, ई इक्वल टू एच न्यू, और वर्क फंक्शन फाई होता है यहाँ पर, और जो के मैक्स इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ देखा गया कि जो के मैक्स है वह ई माइनस फाई की इक्वल हुआ, और ई को आप एच न्यू का लीजिए माइनस फाई के मैक्स। यही हमारा आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होता है। फाई जो होगा यहाँ पर एच न्यू नॉट होगा, जहाँ पर न्यू नॉट सी बाई लेमडा नॉट। लेमडा नॉट को भी हम कहते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। के मैक्स, इसको ज़रा अगर ग्राफ प्लॉट करके देखा जाए, ग्राफ से इसको देखा जाए, समझने की कोशिश किया जाए, तो के मैक्स को वाई एक्सिस पर और फ्रीक्वेंसी को अगर एक्स एक्सिस पर हम रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी,
mx माइनस सी, ये लाइन ऐसे आएगा ग्राफ, यहाँ पर ये फाई है, ये वर्क फंक्शन है, यहाँ पर जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है। फाई अगर हमने रख दिया तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू हम रख करके इसको चेक कर सकते हैं, इसकी वैल्यू माइनस होने की वजह से माइनस फाई यहाँ कर सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर। और ये रहा इसका इक्वेशन। अब देखिए जो स्लोप है, ये जो स्लोप है यहाँ पर, ये स्लोप क्या दिखाता है, इसको ज़रा कंपेयर करिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर से कंपेयर अगर करते हैं तो c की जगह पर ये आपका ये इंटरसेप्ट है -5 और m की जगह पर h है, प्लैंक्स कांस्टेंट। मतलब k मैक्स और फ्रीक्वेंसी में अगर जब भी ग्राफ दिया गया हो तो इस ग्राफ के हेल्प से हम लोग ये इसके स्लोप को निकालेंगे तो जाहिर सी बात है वो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकल जाएगी। तो थोड़ा सा इसको और इक्वेशन को बढ़ाते हैं, थोड़ा इसको और मॉडिफाई करते हैं और देखिए मॉडिफिकेशन कैसे। अगर ये जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है, अगर इमीटर और कलेक्टर के बीच में एक पोटेंशियल, एक आता है यहाँ पर एक वर्ड होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है उस बारे में भी हम अभी आपको बात करेंगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल के पहले थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप को ध्यान दिया जाए, और उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को समझने के लिए एक हम ग्लास का वैक्यूम चैम्बर ले लेते हैं, यहाँ एक कैथोड और यहाँ एक एनोड लेते हैं। ये ग्लास का चैम्बर है, वैक्यूम चैम्बर है, यहाँ से लाइट पड़ता है यहाँ पर, और यहाँ पर एक बैटरी, यहाँ से बैटरी प्लस माइनस, यहाँ एक इसी में एक रियास्टेट फिट हो जाता है जो इसके पोटेंशियल को कंट्रोल करता है। यहाँ एक अमीटर है, एक सिंपल सा सेटअप हो गया। जैसे लाइट यहाँ पर पड़ा, कैथोड एनोड को कैथोड के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखते हैं, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एनोड पर चला जाएगा। तो जो ग्राफ हमारा सेटअप बनता है यहाँ पर, वो ग्राफ में क्या कहता है कि पोटेंशियल में, और ये जो फोटो करंट है, फोटो करंट क्या होता है, फोटो करंट जैसे ही कैथोड से इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ निकलना शुरू करते हैं तो इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो होता है जो फोटो करंट कहलाता है। और ये पोटेंशियल को अगर हम पॉजिटिव में रखते हैं तो पोटेंशियल पॉजिटिव में थोड़ा थोड़ा पहले तो बढ़ता है, करंट फोटो बढ़ता है, एक टाइम के बाद ये सैचुरेशन में आ जाता है। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन निकला उतना एनोड पर चला गया। धीरे धीरे आप कितना भी एनोड का पोटेंशियल बढ़ा लीजिए, लेकिन जितना इसके पास इलेक्ट्रॉन है उतना ही निकलेगा, जितना निकला सब अपने पास से समेट लिया, ले लिया। तो उस हालत में जो टोटल करंट होगा वह सैचुरेशन करंट होगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन टोटल एनोड पर पहुंचा, और वो पहुंचने के बाद जो करंट हुआ सैचुरेशन करंट हुआ, ये सैचुरेशन करंट को शो करेगा, सैचुरेशन करंट। अब देखिए थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ, जैसे ही एनोड को कैथोड के रिस्पेक्ट में नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं तो ये क्या होता है, नेगेटिव जैसे आएगा उसके बाद एक ऐसा टाइम आएगा, इतना नेगेटिव इसका बढ़ा दो, इट्स सर्टेन नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड एट विच नो करंट पासेस, नो इलेक्ट्रॉन रीच द एनोड। कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर रीच ना, क्योंकि नेगेटिव होगा तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो एक ऐसा टाइम आएगा कि इतना नेगेटिव हो गया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एनोड पर जाने के लिए तैयार नहीं है। जब नहीं जाएंगे कैथोड से एनोड की तरफ तो जाहिर सी बात है कि कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और उस पोटेंशियल को ये नेगेटिव हम नोट करते हैं, इसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल भी बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल कहना ज़्यादा सही होगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ का मैं ये कहना चाहूँगा कि इससे ये तो निष्कर्ष निकला, अब इसमें 2-3 निष्कर्ष और है, इसके ग्राफ में 2-3 निष्कर्ष ये है। एक ग्राफ नंबर 1 ये हो गया। एक दूसरा ग्राफ हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए कि
इंटेंसिटी हम बढ़ाते हैं, इंसिडेंट लाइट का जो इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, और मेटल सरफेस वही है, तो वर्क फंक्शन चेंज नहीं होगा, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज नहीं होगा। तो इंटेंसिटी चाहे जितना भी बढ़ा लें, जितना भी इंटेंसिटी बढ़ा लें, जितना भी इंटेंसिटी बढ़ा लें, जितना भी इंटेंसिटी बढ़ा लें, आप देखिए जितना भी इंटेंसिटी बढ़ा लें, ये I1 I2 सेकेंड वाला, ये I3, मतलब यहाँ I3 इज़ बिगर देन I2 इज़ बिगर देन I1, चाहे जितना भी बढ़ा लें, लेकिन ये देखिए निगेटिव जो पोटेंशियल है ये फोटो इलेक्ट्रॉन होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो करंट, सॉरी फोटो करंट, और ये पोटेंशियल। तो निगेटिव पोटेंशियल सेम मेटल के लिए ये स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा। ये दूसरा ग्राफ हुआ। एक और ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इसमें, उसको भी मैं बताना चाहूँगा आपको। वो देखिए ग्राफ थर्ड, इसको भी ज़रा देखिए। ये थर्ड ग्राफ में मैं क्या करना चाहूँगा कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रख रहे हैं। थोड़ा सा प्लेन इधर से जा रहा है इसलिए उसकी आवाज़ आ रही है, इस बात को मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो हो सकता है आपको थोड़ा ना पता चले तो अच्छी बात है। तो मैं अगर फ्रीक्वेंसी अगर हम बढ़ाते हैं, यहाँ से देखिए फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो -B01, -B02, -B03, ν1, ν2, ν3 तीन फ्रीक्वेंसी, और ये फोटो करंट यहाँ पर पोटेंशियल भी, एनोड पोटेंशियल। अब आप देखिए अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट को हम गिराते हैं तो उसका ये स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट ग्राफ है। सैचुरेशन करंट सबके लिए सेम है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग ग्राफ है। तीन ग्राफ हो गए। इसको आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे आप बना लीजिए, पूरा आपके पास पर्याप्त पॉज करके और इसको बना लीजिए, समझ लीजिए। आपको मैं दो और ग्राफ बताऊंगा, आपका कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चौथे ग्राफ की तरफ पढ़ रहा हूँ। चौथे ग्राफ में चौथे ग्राफ में है कि जो इमिटेड जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये देखा गया है कि जो इंटेंसिटी है, ये देखा गया है कि जो इंटेंसिटी है इंसिडेंट लाइट की जो इंटेंसिटी है वह जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलता है ना, इमिट होता है ना, उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड नहीं करता है, कांस्टेंट होता है। इंटेंसिटी चाहे जितना बढ़ा दो, ये देखिए कांस्टेंट होता है। कैथोड से निकलने के बाद एनोड पर इलेक्ट्रॉन पहुंचता है, वह एक दूसरी बात हो गई। लेकिन जैसे निकलता है ना, तो ये चीज़ फिनोमेनन देखा गया है मेटल सरफेस पर। इसको ऐसे समझते हैं कि मेटल सरफेस पर जब लाइट पड़ता है तो इंटेंसिटी चाहे जितना भी आप बढ़ा दो, लेकिन के मैक्स कांस्टेंट होता है। ये प्रोवाइडेड ये सरफेस कोई एक सर्टेन सरफेस लिया जाए, मेटल लिया जाए। और एक और बात, इसके साथ एक और ग्राफ है कि अगर इस मेटल पे, मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिस मेटल से निकलता है, अब कैथोड से निकलता है वहाँ भी आप ले सकते हैं, या कोई मेटल पर अगर लाइट पड़ता है वहाँ से भी ले सकते हैं, कि जितनी आपकी इंटेंसिटी बढ़ाते जाइए, जितनी इंटेंसिटी बढ़ाते जाइए। ये चौथा ग्राफ था। पांचवा ग्राफ में जितना इंटेंसिटी बढ़ाना हो बढ़ा लीजिए। उसमें क्या होता है कि जो
इंटेंसिटी है और फोटो करंट है, उसका रिलेशन, इंटेंसिटी को बढ़ाते जाइए, पर सेकेंड अमाउंट ऑफ लाइट बढ़ाते जाइए, फोटो करंट एकदम उसी अनुपात में, उसी रेशियो में, उसी प्रोपोर्शन में बढ़ता जाएगा। फोटो करंट मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये 5 ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सारे कंसेप्ट को जानने के बाद, आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के जानने के बाद, मैंने आपसे बताया था कि जरा स्टॉपिंग पोटेंशियल की टर्म में आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को कैसे लिखेंगे ये बताना जरूरी है, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। मैंने आपको बताया था कि के मैक्स, मैंने नहीं बताया था, आइंस्टाइन ने बताया था, तो हम लोग तो पढ़ के आपको समझा रहे हैं। के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव। अगर ये दौड़ता हुआ इलेक्ट्रॉन को स्टॉपिंग पोटेंशियल के सहारे रोका जाए, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, खूब तेजी से दौड़ रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस लगाकर, एकदम नेगेटिव पोटेंशियल लगाकर, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल, अरे रुक जाओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब रोकने वाला पोटेंशियल, तो रोकने वाला पोटेंशियल अगर इस पर अप्लाई कर दिया जाए और वह पोटेंशियल अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक इलेक्ट्रॉन पर को रोका जाए भी पोटेंशियल अप्लाई करके, तो के मैक्स जो एनर्जी होती है ई और वी नॉट हो जाती है। वी नॉट इसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलता हो और उसको रोका जाए वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल से, तो ई इंटू वी नॉट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। दौड़ रहा है और उसकी दौड़ को रोका जाएगा अगर वी नॉट के सहारे, तो ई इंटू वी नॉट एनर्जी हो जाएगी। इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं एच न्यू माइनस फाइव का मतलब एच न्यू नॉट, आप लिख सकते हैं एच न्यू नॉट, या अभी थोड़ी देर के लिए इसको फाइव रहने दीजिए, बाद में हम लिख सकते हैं इसको फाइव रहने दीजिए। यहाँ से वी नॉट इज इक्वल टू एच बाई ई न्यू माइनस फाइव बाई ई। अब देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में भी ग्राफिक आ गया, ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल और यहाँ पर न्यू, ये भी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला ग्राफ उसी पोर्शन में। अब ये देखिए ये वाला आ जाएगा माइनस फाइव बाई ई, तो ये जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है वो h बाई ई देगा, मतलब स्लोप यहाँ जो होगा वह h बाई ई हो गया। अगर स्लोप पता है, ई की वैल्यू पता ही आपको, एच की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। और यह आपको 5/E है, यहाँ से आपको अगर ये पता हो तो यहाँ से 5 निकाल सकते हैं, जिसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं। तो बहुत काम का एक ग्राफ है, इसकी ज़रूरत न्यूमेरिकल में तो बहुत पढ़ने ही वाली है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा आप इसको समझिए, इसको थोड़ा एक और मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई करके एक और इक्वेशन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और वो इक्वेशन क्या होगा ये मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। देखिए ये के मैक्स इज इक्वल टू एच, इसको 5 की जगह पर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और ज़रा के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू का मतलब सी बाई लेमडा माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट। यहाँ पर देखिए के मैक्स इज इक्वल टू कॉमन ले लीजिए, एच सी कॉमन ले लीजिए, 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट। यह भी इक्वेशन बहुत ही यूज आता है। यहाँ से आप थ्रेशोल्ड वेव लेंथ भी निकाल सकते हैं। तो ये सारा कंसेप्ट आपको न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, अब मैं इसके बाद मैं थोड़ा सा एक अगले कंसेप्ट की तरफ आ रहा हूँ, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा, 2-3 बहुत स्मार्ट न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा। बने रहिए मेरे साथ, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे तो बताने में आ रहा है, आपको भी समझने में आ रहा होगा। ज़रा आप इस पर ध्यान दीजिए। देखिए अब बात आ गई कि इन्होंने तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने तो सिद्ध कर दिया कि लाइट पार्टिकल नेचर को शो करता है, क्योंकि यह एक फोटान से मिलकर के बना हुआ है। और फोटान के पास एनर्जी होती है, इसके पास मोमेंटम होता है, इसके पास एक पार्टिकल नेचर को शो करने की सारी क्वालिटी है। तो इसलिए लाइट को
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर को शो किया। मतलब जहाँ पर फोटॉन वहाँ पर पार्टिकल नेचर। इसी वजह से कॉम्पटन इफेक्ट या ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वहाँ भी फोटॉन का रोल होता है। इसलिए वहाँ पर भी ये सारे के सारे जो एक्सपेरिमेंट है, ये सारे के सारे जो फिनोमेनन है, ये सब पार्टिकल नेचर को शो करते हैं। इसका मतलब थोड़ा सा एक और बात को मैं आपको याद दिला दूँ एक साथ। वेव नेचर सत्य साबित करने के लिए डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये 3 फिनोमेनन गवाही देने के लिए तैयार थे। ये 3 गवाह पड़े थे कि नहीं लाइट वेव है, लाइट वेव है। इसको गवाह मिल गए 3 गवाह, और इधर नहीं ये पार्टिकल है, पार्टिकल है, पार्टिकल है। तो पार्टिकल नेचर के लिए 3 गवाह मिल गए। कौन सा गवाह? 3 एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पार्टिकल नेचर, एक गवाह ये मिला। फिर पार्टिकल नेचर के लिए कॉम्पटन इफेक्ट, आप पढ़ेंगे कॉम्पटन इफेक्ट, उसमें मिलेगा हर जगह फोटॉन का रोल है, वो भी पार्टिकल नेचर। फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वहाँ भी रेडिएशन होता है, वहाँ भी फोटॉन का रोल है। तो इसका मतलब कि 3 गवाह मिल गए पार्टिकल नेचर के लिए, उधर 3 गवाह मिल गए वेव के लिए। अब सवाल आ गया, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना हो गई यहाँ पर कि अरे 3 गवाह एक बात को कहते हैं कुछ और उसका उल्टा 3 कह रहे हैं कि वेव नेचर, 3 कह रहे हैं कि पार्टिकल नेचर। अब क्या किया जाए? अब तो मामला यहाँ से गड़बड़ हो रहा है। सत्य किसको माना जाए? तो सत्य मानने के पहले एक और बात आ गई। वेव नेचर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, वेव नेचर को प्रैक्टिकल करके उससे खारिज किया गया। कैसे? जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट हुआ, उससे जो साइंटिफिक फैक्ट निकले, जो सच्चाई निकली, उसमें सच्चाई क्या था कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जब निकलता है, जब किसी मेटल से जब लाइट उस पर पड़ती है, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होता है। तो इसमें क्या होता है कि यह एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। जब तक लाइट पड़ा तब तक इलेक्ट्रॉन का इमिशन हुआ, यह प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन था। लेकिन वेव थ्योरी इसको कंट्राडिक्ट करती है। इतना ही नहीं, एक और बात है, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल के दौड़ते हैं के मैक्स से, वह मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर डिपेंड नहीं करता। यह भी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशन करने के बाद ये पाया गया है कि काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ये डिपेंड नहीं करता है किस पर? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर। लेकिन इसको भी कंट्राडिक्ट करता है वेव थ्योरी, कहता नो ऐसा नहीं होता। एक और बात है, सबसे अजीब दास्तान तो वहाँ पर होती है जहाँ पर अजीब सी बात होती है। वेव थ्योरी कहता है कि हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो मानते ही नहीं है। वेव थ्योरी ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर हंसी करता है, मजाक उड़ाता है, खिल्ली उड़ाता है, कहता है ये सब क्या होता है। मतलब साफ है कि एक्सपेरिमेंट करके जो साइंटिफिक फैक्ट आपके सामने लाए जा रहे हैं, उस पर भी वेव थ्योरी मजाक उड़ा रहा है। जो सच्चाई प्रैक्टिकल करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद दिख रही है, उस पर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब प्रूफ मिलने के बाद भी वो न माने, इसका मतलब वेव थ्योरी का कंसेप्ट गलत था। तब इसको माना गया कि पार्टिकल नेचर है। अब देखिए एक और बात, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो आइंस्टीन ने दिया था, इस इक्वेशन से लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कर लीजिए, इसके जितने भी लॉज हैं सबको वेरीफाई किया। ये भी समझ लीजिए। अब सवाल एक खड़ी आते हैं कि रेडिएशन के बारे में तो सारी बातें हो गई कि चलो आपने वेव के बाद इसको पार्टिकल मानने के लिए एक्सपेरिमेंट करके आपने बाध्य कर दिया, लेकिन क्या मैटर को वेव, मैटर के साथ वेव होता है या वेव नेचर कोई मैटर दिखाता है? क्या इसको आप बाध्य कर सकते हैं? क्या हम सामने खड़े हैं, आपके ये सामान है, ये दीवार है, ये लोग हैं, ये इतना सारी चीज़ें सब दिखाई देती है, जो भी हम लोग देखते हैं इतने बड़े बड़े सब मैटर है ना। आखिर इस मैटर को क्या वेव कहा जा सकता है? इस तरह की बात किसी के दिमाग में नहीं आती थी, लेकिन साइंटिस्ट तो साइंटिस्ट होते हैं। डी ब्रोइन है
दिमाग में एक बात सोचा, एक्सपेरिमेंट नहीं किया, सोचा, कल्पना किया, परिकल्पना किया, और उसने ये पाया, ओह, नेचर तो किसी के साथ विश्वासघात नहीं करता ना, नेचर तो सबके साथ समान व्यवहार करता है। भाई अच्छा हो बुरा हो, नेचर किसी के साथ पक्षपात तो करता नहीं है। तो बैठे बैठाए डिब्रोई के दिमाग में एक बात आ गई कि अच्छा ये मैटर है ना, अगर मूव करता हो, अगर मान लीजिए किसके पास मास m है और ये v वेलोसिटी से मूव करता हो, तो इसके पास एक वेवलेंथ होगा, मतलब ये मैटर है फिर भी इसका वेवलेंथ होगा। और हाइपोथेसिस से उन्हें बताया कि लैम्डा इजिकल टू h बाई एम भी यह डिब्रोई वेवलेंथ बोला गया। डी ब्रोगली लिखते हैं लेकिन डिब्रोय पढ़ते हैं, डिब्रोगली इसको लिखते हैं लेकिन डिब्रोय पढ़ते हैं, डिब्रॉय या डिब्रोय पढ़ते हैं इसको। तो डिब्रॉय वेवलेंथ लैम्डा इजकल टू h बाई एम बी। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखिए, आप थोड़ा सा ऐसे लिखिए, लैम्डा इजकल टू h बाई पी। ये चीज़ इन्होंने कहा डिब्रोय ने कि ओ कुछ लोग तो कहते हैं कि हम वेव फॉर्म होता है, कुछ लोग तो कहते हैं कि पार्टिकल नेचर होता है। हम एक काम करते हैं, ये तो रेडिएशन के बारे में आप लोगों ने जो कहा वो कहा, हम मैटर के बारे में बात करते हैं, रेडिएशन की छोड़िए। डिब्रोय ने कहा हम किसी मैटर के बारे में बात करते हैं, मैटर वेव होता है। अब रेडिएशन की बात यहाँ पर नहीं आ रही है, अब यहाँ पर मैटर वेव होता है। पहले तो था रेडिएशन वेव होता है या पार्टिकल होता है, इसका झंझट में हम लोग फंसे थे, उसका निदान हो गया, फैसला हो गया। लेकिन अब यहाँ पर कोई मैटर भी वेव हो सकता है, तो वो मैटर वेव होगा तो उसकी वेवलेंथ होगी, वह वेवलेंथ लैम्डा इजकल टू h बाई एम बी। लेकिन शर्त है कि वह मैटर के पास कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए, वेलोसिटी अगर भी है तो उसका मोमेंटम एम बी होगा, तो लैम्डा इजकल टू h बाई पी, यह डिब्रोई वेवलेंथ हुआ। अब देखिए इतना बड़ा हाइपोथेसिस, लेकिन सुन लीजिए यहीं पर ये इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने कहा डिब्रोई हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस संकल्पना, दिमाग में बात आ गई, नेचर किसी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता, जो मैटर है वह भी वेव होगा। तो अब देखिए अगर यहाँ पर m बड़ा हो जाता है तो लैम्डा बहुत छोटा हो जाएगा। अगर मैं अपने मास की बात करूँ तो यहाँ अपना मास की वैल्यू रख दे और कुछ वेलोसिटी रख दे, तो लैम्डा की जो भी वैल्यू आएगी बहुत छोटी आएगी, समझ में नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा, विजिबल नहीं होगा, मेजरेबल नहीं होगा। तब इन्होंने सोचा अच्छा चलो कुछ न कुछ तो एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। लेकिन इन्होंने हाइपोथेसिस के आगे इस पर कोई बात नहीं कही। अब इनके हाइपोथेसिस को सही साबित करने के लिए, इनके हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए होड़ सी मच गई। लेकिन सफलता किसको मिली? इनकी हाइपोथेसिस को गलत कहना मुश्किल था कि कोई भी मैटर वेव फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, मतलब उसके साथ लैम्डा होता है, और लैम्डा अगर होता है तो कितना होता है डिब्रोय ने बता दिया। लेकिन एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने नहीं बताया, ये जिम्मेदारी डाल दी किसी और पे। बहुत लोग सामने आए कि हम कुछ करके दिखाएंगे, हम कुछ करके दिखाएंगे, हम कुछ करके दिखाएंगे, होड़ सी लगी। लेकिन इस होड़ में सफलता मिली किसको? डेविसन और जर्मर को। इन लोगों ने मिलकर के एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और इसको कहा गया डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये हुआ। इसमें इन्होंने क्या सोचा देख लीजिए। सोचने की बात थी, इन्होंने कहा अच्छा चलो इतना बड़ा कोई मैटर होता है, छोटा सा उसको एक एटम में कन्वर्ट कर सकते हैं, एटम से मिलकर के बड़ा सा मैटर बनता है, फिर एटम के अंदर छोटा छोटा इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो उन्होंने सोचा ओ इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा होता है, तो लैम्डा इजकल टू h बाई एम बी में अगर m को बहुत बहुत छोटा लिया जाए तो जाहिर सी बात है लैम्डा बड़ा हो जाएगा। तो लैम्डा जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो मेजरेबल होगा। इलेक्ट्रॉन को उन्होंने लिया, इन्होंने क्या करा कि इलेक्ट्रॉन को लिया और इलेक्ट्रॉन पर एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि क्या इलेक्ट्रॉन कुछ
फिनोमेनन कर सकता है, कुछ ऐसा परफॉर्म किया जाए एक्सपेरिमेंट। तो देखिए उन्होंने क्या करा, इन्होंने क्या किया, एक फिलामेंट लिया, फिलामेंट में एक लो वोल्टेज वाले एक बैटरी लिया और यहाँ पर फिलामेंट को गर्म करने से यहाँ पर एक बेरियम ऑक्साइड का इसके साथ जो कोटिंग किया गया था, बेरियम ऑक्साइड का यहाँ पर एक कोट किया गया इस फिलामेंट के ऊपर से। इसको गर्म किया गया बहुत छोटा सा एक मान के चलिए 6 वोल्ट का एक कोई बैटरी से, और ये गर्म हुआ और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू किया। यहाँ पर हाई टेंशन की, ये लो टेंशन की बैटरी था, हाई टेंशन की एक बैटरी जो कि हाई पोटेंशियल पर रख देते हैं, और एक शार्प बहुत पतला सा एक सिलेंडर जिसमें शार्प होल हो, उसको हमने यहाँ पर बनाया, शार्प होल, और हाई पोटेंशियल पे इसको रखा ताकि जितने भी इलेक्ट्रॉन हो वो बहुत तेज़ी से इसके तरफ आए, और पतला सा होल है उसमें से निकल करके बाहर भागे, तो ये कॉलिमेटेड फॉर्म हो जाएगा, निकल करके बाहर जाएंगे। और यहाँ पर एक निकल का कोई मतलब आप एक ऐसा एंगल सेट करते हैं, इसको अभी मैं बता रहा हूँ आपको, एक ऐसा आप एंगल सेट करते हैं इसको, मान लीजिए कि ये निकल है, यहाँ से निकल के एक पतले से प्लेट पर ये इलेक्ट्रॉन टकराया, और टकराने के बाद यहाँ पर एक स्केल रखा गया, और यहाँ एक इसको रीड करने वाला एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई ताकि इसमें एक अमीटर जोड़ा गया, ये सब स्केल बनाया गया, सर्कुलर स्केल, और इसको डिटेक्टर कहा गया, डिटेक्टर। इस डिटेक्टर को इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, टकराया निकल के एक पतले से प्लेट से, और वहाँ से टकराया, मान लेते हैं कि ये जो टकराया वह थीटा एंगल से टकरा कर यहाँ पर चला आया। इसको आप एक काम करिए, थीटा एंगल पर टकराना को नहीं, इसमें फाई एंगल ले लीजिए इसको, अभी मैं बताता हूँ क्यों। थीटा फाई एंगल पर टकरा कर यहाँ पर वापस आया, और ये ऑब्जर्वेशन देखा गया कि कितने वोल्टेज कितने फाई पर देखा गया, एक ग्राफ ड्रा किया गया यहाँ पर, फाई और वोल्टेज में कितना वोल्टेज कितना पोटेंशियल दिया गया, कितना पोटेंशियल दिया गया, वोल्टेज मत कहिए इसको, पोटेंशियल कहिए, कितनी पोटेंशियल और कितने फाई। एक समय ऐसा आया कि देखा गया कि इलेक्ट्रॉन का ऐसे जंप किया जहाँ पर फाई की वैल्यू 50 डिग्री एंगल पर, ये जो भी है पोटेंशियल वो 54 वोल्ट पे 54 वोल्ट पे, ये V की वैल्यू 54 पे और फाई की वैल्यू 50 डिग्री पे रखने पर ये जो लूप ऐसे लूप बना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक लूप की तरह, एक वेव की तरह बिहेव किया। तो इसका जो 54 वोल्टेज पर फाई की वैल्यू जो है वह आपको 50 डिग्री, ये एक पर्टिकुलर वैल्यू आया, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू पे देखा गया यहाँ पर कि मैक्सिमम लूप बना। अब एक बात है, यह वेव तो दिखा दिया ग्राफ से, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में अभी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि समझना है, वो ज़रा देखिए। अब एक ब्रैग्स जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है, एक क्रिस्टल का यहाँ पर एटॉमिक लेयर लिया गया, क्रिस्टल का लेयर लिया गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इंसिडेंट कराया गया, यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया, ये परिपिंड को डाला गया, ये टोटल फाई है, ये 5/2 हो गया, ये 5/2 हो गया। ये क्रिस्टल का जो लाइन है उससे थीटा एंगल बनाया गया। देखा गया कि एक और यहाँ से
मतलब कि क्रिस्टल का जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर अगर बात किया गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो देखा गया कि यहाँ पर ये पार्ट डिफरेंस ये डी है और ये अगर थीटा है, ये थीटा है, तो जाहिर सी बात है कि ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा होगा। ज़रा समझिए, एक बार थोड़ा अच्छे से इसको बनाना, फिर दोबारा एक एटॉमिक लेयर बना देता हूँ ऐसे, एटॉम का लेयर। यहाँ से सपोज कर लीजिए कि इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ चला गया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आया यहाँ से, फिर ऐसे चला गया, और ये जो एंगल है थीटा हुआ, ये पूरा फाई है, इस पर परपेंडिकुलर ड्रा आपने किया तो ये फाई/2 हो जाता है, ये 90 डिग्री हो गया। मतलब यहाँ थीटा प्लस फाई/2 इक्वल टू 90 डिग्री होगा। अब देखिए ये पार्ट डिफरेंस जो यहाँ पर आता है, ये डी है, स्मॉल डी, डी जो होता है ये डिस्टेंस बिटवीन टू एटॉमिक लेयर्स, स्मॉल डी है, तो ये डी है, इसका ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये भी थीटा होगा क्योंकि 90 डिग्री है, तो डी कॉस थीटा ये हो जाएगा, डी साइन थीटा हो जाएगा। मतलब ये और ये डी साइन थीटा और डी साइन थीटा, पार्ट डिफरेंस क्या हो गया, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू पार्ट डिफरेंस, यहाँ पर पार्ट डिफरेंस है, और ये पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा, ठीक है, ये थीटा हुआ, ये थीटा है, 90 माइनस थीटा, ये थीटा हुआ, तो ये तो डी कॉस थीटा हुआ, लेकिन ये वाला पोर्शन डी साइन थीटा होगा, तो डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एल लैम्डा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। अब यहाँ पर ये देखिए n की वैल्यू 1 के लिए 2d साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। इस एक्सपेरिमेंट में लैम्डा की वैल्यू 2 इंटू डी की वैल्यू 0.91 एंगस्ट्रॉम होती है, और इंटू साइन थीटा, थीटा यहाँ से निकालिए, थीटा ये 50/2, 25, 90 में से 25 माइनस कीजिएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 65। तो ये लैम्डा इज इक्वल टू 2 इंटू 0.91 एंगस्ट्रॉम इंटू साइन, ये थीटा था, यहाँ पर साइन 65 डिग्री। इसका पूरा कैलकुलेशन करने पर जो रिजल्ट आया वो कैलकुलेटेड रिजल्ट है, ये कैलकुलेशन आप को करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट आप याद कर लीजिए। तो ये आप रिजल्ट आया 1.65 एंगस्ट्रॉम। तो प्रैक्टिकल जो ऑब्जर्वेशन है उसमें लैम्डा की वैल्यू, जब एक इलेक्ट्रॉन लिया गया तो उसका वेवलेंथ 1.65 एंगस्ट्रॉम आया। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि उसी में जो डी ब्रोई ने जो निकाला था लैम्डा, डी ब्रोई ने अपनी जो वैल्यू निकाला था, जो लैम्डा निकाला था, वो आया था 1.67 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए इसमें और इसमें लगभग समानता है, काफ़ी क्लोज वैल्यू है। इसका मतलब डी ब्रोई का जो लैम्डा था वह एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के लगभग बराबर है। इसका मतलब ये सिद्ध करता है कि डी ब्रोई हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंटल जो बैकग्राउंड है, जो एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू है उसको भी वो मेंटेन करता है। इसका मतलब एक्सपेरिमेंटली भी ये सही है, इसलिए इसको सत्य मान लिया गया। और डी ब्रोई हाइपोथेसिस भले ही हाइपोथेसिस है, लेकिन डेविसन और जर्बर एक्सपेरिमेंट ने यह सिद्ध कर दिया कि डी ब्रोई वेवलेंथ वाज करेक्ट। तो इस तरह से लैम्डा जब एक वेवलेंथ हो गया तो जाहिर सी बात है लैम्डा वेवलेंथ तो होता ही है। मैंने इलेक्ट्रॉन का जो लैम्डा है, इलेक्ट्रॉन के पास एक लैम्डा आया जिसकी वैल्यू 1.65 हुई, तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी तो एक मैटर है, तो मैटर वेव के फॉर्म में हो गया ना। यही हमें दिखाना कि मैटर वेव के फॉर्म में होता है कि नहीं। तो अब ये कन्फ्यूजन दूर हो जाना चाहिए कि अगर कोई मैटर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका वेव नेचर होता है, इसका मतलब मैटर भी वेव है। ठीक है, अब मैं कुछ न्यूमेरिकल पर आता हूँ, इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल पर। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कुछ न्यूमेरिकल पर मैं आता हूँ और
इंटरेस्टिंग, मैं कम से कम 2-3 न्यूमेरिकल चाहूँगा कि आपको कराऊँ। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, आप अपने बुक से और अपने अदर सोर्सेस से आप न्यूमेरिकल ले सकते हैं। मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराता हूँ कि अगर कोई मेटल सरफेस द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल सरफेस is 1.5 electron volt and stopping potential 1.5 volt, then find energy of incident रेडिएशन। ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में आइए। सॉल्यूशन में आपको अच्छी तरह पता है कि के मैक्स इज इक्वल टू ई माइनस फाइव। ई जो होता है वो इंसिडेंट लाइट का एनर्जी होता है, फाइव वर्क फंक्शन होता है। यहाँ पर हमें ई फाइंड आउट करनी है, तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा के मैक्स प्लस 5। अब देखिए वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल सरफेस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.5 दिया हुआ है। आपको पता है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब के मैक्स ये होता था ना, एक इलेक्ट्रॉन के लिए के मैक्स ई इंटू वी होता है, वी ई वी नॉट, ये रिलेशन होता है। तो के मैक्स तो यहाँ से निकल जाएगा, के मैक्स इज इक्वल टू ई इंटू वी नॉट की वैल्यू दिया है 1.5, दिस इंटू 1.5 मतलब 1.5 ई, यहाँ वैल्यू रखिए, ई इज इक्वल टू 1.5 ई प्लस 5 की वैल्यू वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। इस तरह से कितना हो गया, इसकी वैल्यू 1.5 था, ये भी 1.5 है। इसको थोड़ा वैल्यू चेंज किया जाए, अलग से 3.5 किया जाए, ये बहुत थोड़ा सा सही नहीं लगता, ये 3.5 रखिए इसको, और इसको 1.5 रहने दीजिए और 3.5 यहाँ रहने दीजिए इसको। ये वर्क फंक्शन 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इंसिडेंट रेडिएशन का होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। अब आप देखिए, एक और न्यूमेरिकल, और वो न्यूमेरिकल है कि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का डिब्रोई वेवलेंथ इक्वल है। सपोज करिए क्वेश्चन में दिया हुआ है द डिब्रोई wavelength for proton and alpha particles are equal, then calculate ratios of their velocities and energy respectively. ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए डिब्रोगली जो डिब्रोई कहते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv,
ये होता है, हम सभी लोग जानते हैं। अब यहाँ पर लैम्डा इक्वल है, ये प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन के लिए लीजिए, और अगेन अल्फ़ा के लिए एम अल्फ़ा बी अल्फ़ा, दोनों में लैम्डा इक्वल है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, दोनों इक्वल है तो इन दोनों को इक्वल कीजिए। जाहिर सी बात है एच बाई एम पी वी पी इज इक्वल टू एच बाई एम अल्फ़ा वी अल्फ़ा, ये ख़त्म हुआ तो एम पी वी पी इज इक्वल टू एम अल्फ़ा वी अल्फ़ा। एम पी मास ऑफ प्रोटॉन अगर एम है और वेलोसिटी इसका वी पी है, मास ऑफ अल्फ़ा प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स 4m वी अल्फ़ा। जाहिर सी बात है कि वी पी बाई वी अल्फ़ा विल बी इक्वल टू 4m बाई m से m कटा 4:1, ये इसका वेलोसिटी का रेशियो आ गया। देख लीजिए आपके सामने है m प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, तो ये m और m कैंसिल हुआ, वी पी बाई वी अल्फ़ा 4 यहाँ है 4:1। अब हमें फाइंड आउट करना है एनर्जी का रेशियो क्या होगा। तो आपको अच्छी तरह पता है कि एनर्जी जो होगा E इज इक्वल टू, अब एक काम यहाँ पर ज़रूर कर सकते हैं कि जो एनर्जी होगा वह हाफ mv² होता है, एनर्जी का रेशियो चाहिए, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं हाफ mv²। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि अगर प्रोटॉन का एनर्जी लिया जाए तो प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन की वेलोसिटी, इक्वेशन 1, और उसी तरह से अल्फ़ा पार्टिकल का लिया जाए, अल्फ़ा पार्टिकल का मास, अल्फ़ा पार्टिकल का वेलोसिटी। अब दोनों को डिवाइड करिए, डिवाइड करने के बाद ये ख़त्म हुआ, ई पी बाई ई अल्फ़ा इज इक्वल टू एम पी मास ऑफ प्रोटॉन m, मास ऑफ अल्फ़ा 4m, वी पी बाई वी अल्फ़ा, इसको लिख सकते हैं आप वी पी बाई वी अल्फ़ा का होल स्क्वायर। यहाँ वैल्यू हमारे पास है m बाई 4m, m से m ख़त्म हुआ, इंटू वी पी बाई वी अल्फ़ा की वैल्यू है 4:1, तो 4:1 का मतलब हो गया, इसको स्क्वायर कीजिए तो 4/1 इंटू 4/1, एक 4 से एक 4 कटा दीजिए, अगेन आपका रेशियो 4:1 हो जाता है। मतलब ये एनर्जी का भी रेशियो सेम आ रहा है। m बाई 4m वी पी बाई वी अल्फ़ा, तो एक यहाँ से जो वैल्यू आया एक 4 से एक 4 कटा, जाहिर सी बात है 4:1, 4:1 अगेन एनर्जी का भी रेशियो आता है। तो ये न्यूमेरिकल है। एक न्यूमेरिकल मैं और चाहता हूँ, चलिए उस पर भी हम ध्यान देते हैं। और वो न्यूमेरिकल क्या है, ज़रा ध्यान से देखिए। एक ग्राफ है लैम्डा में और स्टॉपिंग पोटेंशियल में, एक ग्राफ यहाँ पर है लैम्डा में और स्टॉपिंग पोटेंशियल ये में 1/√v, जहाँ पर भी स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये ग्राफ है। यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर एक लाइन है, ये ए है एक बी है। एक मेटल, दो मेटल, क्वेश्चन में क्या है, 2 मेटल्स, दो मेटल्स हैं जिन पर हैविंग सेम चार्जेस देयर वेरिएशन इन लैम्डा वर्सेज 1/√v is given which will have lesser mass। इससे ये है कोई
पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल ए है, कोई चार्ज पार्टिकल बी है, जिनका ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है। इस ग्राफ के सहारे दिखाना है कि सबसे छोटा मास किसका होगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझिए और कहीं ना कहीं लैम्डा वर्सेस 1/√v का ग्राफ है। डी ब्रोई जो वेवलेंथ है और v में रिलेशन पर ज़रा ध्यान दीजिए। ये रिलेशन वेलोसिटी नहीं है, यह स्टॉपिंग जो पोटेंशियल होता है कैथोड और एनोड के बीच में, वो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है। यहाँ पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है कैथोड और एनोड के बीच में। तो उसको डी ब्रोई ने क्या कहा था, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। यहाँ तो वेलोसिटी है ये वाला भी। अब एक बात ध्यान रखनी होगी यहाँ पे कि हम mv को तो p भी लिख सकते हैं। हमारे पास एक बात थी, जो एनर्जी है, जो एनर्जी E है, वह आप ऐसा लिख सकते हैं कि ½ mv², जो काइनेटिक एनर्जी होती है मैक्सिमम, ½ mv² इज इक्वल टू E इंटू V0। यहाँ ये ग्राफ में V0 आप लिखिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। इसको हम लिख सकते हैं p²/2m। m से ऊपर नीचे डिवाइड करके आप इसको हम लिख सकते हैं। m से ऊपर जो डिवाइड करेंगे तो m² v², mv का मतलब p² नीचे m आ जाएगा 2m इज इक्वल टू EV0। यहाँ से ज़रा p निकालिए, p इज इक्वल टू √2m EV0। ये देखिए, अब इस p की वैल्यू ज़रा यहाँ रखिए। लैम्डा इज इक्वल टू h/p, p का मतलब हो गया यहाँ पर 2m EV0। ये देख लीजिए, यहाँ पर E2 तो कांस्टेंट है, m और V0 और ये h कांस्टेंट है। इससे आपका काम बन जाएगा। थोड़ा इसको लैम्डा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको पहले समझिए। यहाँ तक समझ लीजिए अच्छी तरह से, पॉज कर लीजिए, पॉज करके थोड़ा रुक करके देखिए, इस चीज़ को समझिए, फिर आगे बढ़िए। इसको मैं कर रहा हूँ और हमें चाहिए, अब इस क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों ने समझ लिया क्वेश्चन। अब हमें इस ग्राफ में लैम्डा और 1/√v0 की वैल्यू को ज़रा देखना है इस इक्वेशन से। इसको देखिए, इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनल टू 1/√, कांस्टेंट चला गया प्रोपोर्शनलिटी में, mv0। इसको थोड़ा सा देखिए और लिख सकते हैं लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/√m और √v0। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/√m और ये √v0 इधर आ सकता है, इसके साथ आ सकता है। ज़रा इसको देखिए, थोड़ा सा इसको टर्म्स को हमें रीअरेंज करना है। लैम्डा √v0 प्रोपोर्शनल टू 1/√m। अब देख लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा बाई 1/√v। बोलिए, इसको लिख सकते हैं, ये चला जाएगा 1 नीचे करके, ऊपर जाएगा तो सेम मिलेगा। ये प्रोपोर्शनल टू 1/√m। अब हमें क्या करना है, लैम्डा बाई 1/√v, मतलब लैम्डा और 1/√v इसका जो स्लोप होगा, स्लोप y एक्सिस बाई x एक्सिस, स्लोप जिसका ज़्यादा होगा, b का स्लोप ज़्यादा होगा, मतलब लैम्डा बाई 1/√v b का ज़्यादा होगा। जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा, उसका m कम होगा। देखिए रिलेशन साफ है। जिसका ये स्लोप है, ग्राफ से देखिए, ये क्या है, स्लोप है, ये स्लोप है। ये स्लोप लैम्डा बाई 1/√v सबसे ज़्यादा किसका, b का है। तो ये क्वांटिटी बहुत बड़ी है, इसका मतलब कि m छोटा है, मतलब b का मास कम होगा, b इज स्मॉलर। तो इस तरह से इस कंसेप्ट को हम समझ सकते हैं। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल था ये। तो मुझे लगता है कि आपका ये पूरा कंसेप्ट आज का क्लियर हो गया, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा कैमरे को एक बार देख लेता हूँ, कैमरे का फोकस ठीक है।
तो आज का जो कंसेप्ट है हम लोगों ने पढ़ा, रेडिएशन का वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, मैटर का वेव नेचर, और दोनों में कैसे आपस में एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हुआ, दोनों में कैसे कैसे हाइपोथेसिस आए, उसका एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैंने सारा कंसेप्ट समझाया, न्यूमेरिकल भी बताया। इस वीडियो को आप जितना बार देखिएगा उतना कंसेप्ट क्लियर होगा। अपना कमेंट भेजिए, और एक बार ज़रूर कहूँगा और हमेशा कहता हूँ और आज भी कहूँगा कि आप मल्टीपल रिवीजन करिए। मल्टीपल रिवीजन कीजिएगा तो कंसेप्ट और क्लियर होता है। तो आज का लेक्चर इतना ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो बहुत धमाकेदार होगा, बहुत अच्छा होगा। मेरी कोशिश होगी कि इससे बेहतर उसको बनाऊं। अपना कमेंट दीजिए। तब तक एक बात याद रखिए, प्रैक्टिस एंड डू प्रैक्टिस। ओके।